एक लिव इन में कपल रह रहा है, एक्सीडेंटली बंदी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनके पास क्या राइट होता है? वो अबॉर्शन के लिए जाते हैं तो भी कई बार हॉस्पिटल मना करता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। जो मैच्योर एज के हैं वो अगर एक रूम में अलग अपने घर से हट करके कहीं और एक रूम में रह रहे हैं तो वो रात को लूडो खेलने के लिए तो नहीं रह रहे हैं एक साथ। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और शॉप वाले ने पॉलिसी लगा दी कि नो एक्सचेंज नो रिटर्न, तो इसके लिए क्या हमारे पास राइट होते हैं? सत्यमेव जयते इज नॉट द रियलिटी, कैन नॉट ऑलवेज विन इन प्रैक्टिकल अफेयर्स। जब पुलिस वाला कहता है कि अपने मम्मी पापा का नंबर दो, मैं कॉल पे बात करूंगा, तो हम क्या कह सकते हैं उनसे? सरकारी नौकरियों में तनख्वाहें ऐसी होती हैं कि उन्हें जब तक ऊपर का नाम मिले मजा नहीं आता। फेक केसेस होते हैं, कई बार फेक रेप केसेस भी हो सकते हैं, तो खुद को प्रिवेंट करने के लिए एक इंसान क्या कर सकता है? सपोज इफ दे आर स्टेइंग इन वन रूम टुगेदर, वन मैन एंड वन वुमन, अब वो लड़की जो है ना वो कभी भी उस लड़के पे बाद में रेप का केस डाल सकती। पुलिस वालों से नहीं भिड़ना चाहिए फालतू में। कॉमन सेंस, आप जल में रह के मगर से बैर करना, इट इज नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू। कैन लिव इन में रहना क्या लीगल है? अगर एक हस्बैंड है और एक लेडी जो कि किसी और की वाइफ है, वो दोनों भी एक साथ रह सकते हैं। 10,000 के चालान है, 20,000 के चालान है, वो आपको भरने को कहा जाता है, तो अगर आप चालान नहीं पे करते हो तो क्या होता है? सो ये बात है जब मैं जवान हुआ करता था, काफ़ी पहले की, उस टाइम पे आई थिंक यू आर स्टिल यंग। तो जवानी के दिनों में एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ मैं घूम रहा था। हाँ। और घूमते घूमते रोमांटिक मूड में हम लोग कहे चलो रोड साइड में गाड़ी खड़ी करते हैं, घर से कार वार चोरी करके किसी तरह से जुगाड़ करके हो गया था काम। तो मैं साइड में लगाया कार और हम लोग वहाँ पे आइसक्रीम लेके, थोड़ा सा जस्ट उसके आगे थोड़ी शांत रोड थी, किनारे रोड साइड लगा के और आइसक्रीम खा रहे थे। बातें हो रही थी हमारी, रोमांटिक बातें, शादियों की बातें और सारी चीज़ें। एंड सडनली एक नॉक आता है मेरे विंडो पे और मैंने देखा तो मेरी देख के हालत ख़राब हो गई क्योंकि एक पुलिस वाला खड़ा था। मैंने सोचा भाई क्या कर दिया। उसने कहा शीशा डाउन करो, इशारा किया, मैंने डाउन किया। फिर उसने कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं, आइसक्रीम खा रहे हैं, जस्ट अभी निकल रहे हैं, मतलब चलाते हुए नहीं खा सकते थे तो रोक के खा रहे हैं। तो कह रहे हैं घर पे पता है तुम्हारे, कॉल करूँ तुम्हारी मम्मी को? और ये बंदी कौन है, इसको क्यों बैठा के लेके आया है, कॉल करूँ इसे? तो अब वो बंदी क्या थी, गर्लफ्रेंड। अब उसके घर पे चीज़ें नहीं पता थी, पहला इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता था कि आपके मेल फ्रेंड हैं और सारी चीज़ें। तो अब वो रोना स्टार्ट कर दी बंदी वहाँ पे। अब वो पुलिस वाले को और ज़्यादा थोड़ा सा वो मिल गया, सपोर्ट मिल गया। फिर वो परेशान करना शुरू कर दिया कि आप यहाँ पे कैसे पार्क कर सकते हो। मैंने कहा पार्क नहीं की, मैं तो बैठा हुआ हूँ, पार्क ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी खड़ा करके जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके पैसे लगेंगे। तो मैंने कहा किस बात के पैसे? मैं कहा इस पर कोई चालान तो है ही नहीं। तो बंदी कह रहे दे दो पैसे, दे के ख़त्म करो और मत करो। तो मैंने कहा नहीं नहीं करो, आप कॉल करना है कर लो। तो मैं तो फ्री था, मेरे को क्या घर पे कॉल करोगे, क्या ही कहेंगे लोग। लेकिन वो बंदी डरी हुई थी कि नहीं नहीं, घर पे अगर कॉल जाएगी वो पता नहीं है क्या बात करेंगे उनसे, और ऐसा ऐसा नहीं है, पैसे दे के छुड़ा लो। तो उसने कहा कि नो पार्किंग का चालान होगा। मैं कहा ये पार्किंग है ही नहीं। तो एटलीस्ट मुझे लगता है वहाँ पे कुछ पॉलिसी ऐसी थी नहीं जिसके थ्रू वो चालान कर पाए। तो वो मुझे डराने लगा कि कर दो कर दो, करके उसने मुझसे 2-2,500 रुपये कुछ उस टाइम पे लिए। उस टाइम पे मेरे को बहुत, पूरा दिन मेरा दिमाग में वो क्वेश्चन घूमते रहते हैं ना कि मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, डिफरेंट चीज़ें। बट मुझे लगा कि इसका लीगली तरीका क्या है। अगर सपोज़ अभी भी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और बाद में मुझे पता चला कि मेरे साथ ये केस नहीं था, बहुत सारे लोग के साथ ये केस होता रहता है, बहुत ही नॉर्मल है। दिल्ली में आप किसी भी पार्क के साइड में आप देखोगे तो गाड़ियाँ लगी रहती हैं। अगर थोड़ा सा शांत एरिया है तो वहाँ पक्का पुलिस आएगी और वो परेशान करेगी। और मोस्टली केसेस में लड़कियाँ डर जाती हैं, और जहाँ पे वो देखते हैं कि ठीक है फ्रैंक है, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो नहीं करते हैं। और जहाँ पे उन्हें दिखता है थोड़ा सा वीक केस है, वहाँ पे उन पे कुछ भी करके किसी भी तरह से उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। तो वहाँ पे उनका क्या राइट है? क्या जब पुलिस वाला कहता है कि अपने मम्मी पापा का नंबर दो, मैं कॉल पे बात करूँगा, तो हम क्या कह सकते हैं उनसे? या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, हमारे पास क्या राइट है? तो मैं वो आपसे समझना चाहूँगा। तो सबसे पहले स्वागत है मेजर कविश आपका द डिकोड शो पे। पिछले बार हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात की और मैंने कहा था मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपने कहा था ठीक है कोई बात नहीं, अगले बार हम करेंगे कवर इससे, क्योंकि काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो रहा था। तो सबसे पहले थैंक यू आपको यहाँ आने के लिए और थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग, इतना समय देने के लिए। और वो टॉपिक्स जो मैंने कहे थे, आपने कहा था ठीक है आपको इस बार जो भी मन है दिल खोल के पूछो और मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो स्टार्ट फिर यहीं से करते हैं। देखिए इसमें डिपेंड इस पर करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर आप पुलिस वाले से उलझना चाहते हैं आप उलझ भी सकते हैं। लीगली पुलिस वाले के पास कोई राइट नहीं है कि वो आपको आगे परेशान करे, अनलेस यू आर क्रिएटिंग न्यूसेंस ओवर देयर। ओके, ठीक है। न्यूसेंस विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 268 ऑफ द IPC, विच इज एनीथिंग विच कॉजेज annoyance to the public, or
मतलब जिससे कि इधर यू आर डिस्टर्बिंग पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और यू आर कॉजिंग अनॉयंस इन द सेंस वहाँ पे लोग आपको देख के इरिटेट हो रहे हैं, उन्हें घिन आ रही है, उन्हें इरिटेशन मच रही है। मान लीजिए आप कोई अश्लील हरकतें कर रहे हैं, ये अश्लील मतलब ये नहीं कि अगर मान लीजिए आप एक हाथ पे सिंपल सा ऐसा किस भी कर दें, ठीक है, उसमें देयर इज नो ग्रेट थिंग, नो मतलब अनलेस इट इज, आई मीन इट इज सब्जेक्टिव, कॉमन सेंस की बात है कि अब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठे हैं। मान लीजिए अगर आप एक क्लासरूम में या आप अगर एक हाईली सेंसिटिव लोकेशन में बैठे, मान लीजिए एक ऑपरेशन थिएटर में, उसमें अगर आप किसी के हाथ पे किस भी कर देंगे, दैट इज न्यूसेंस ऑफ मेनी सॉर्ट्स, इट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑल्सो। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक ओपन पार्क में हैं, जैसे मरीन ड्राइव टाइप एरिया में, जहाँ पे कम से कम 1000 कपल्स एक साथ सटे हुए बैठे हैं, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, राइट, ठीक है, मैंने वहाँ 5 साल बिताए हैं, तो वहाँ पे सैटरडे इवनिंग में आप चले जाएं या किसी भी शाम को अच्छी हवा चल रही होती है एंड पीपल आर एंजॉइंग देयर लाइव्स, अगर आप वहाँ पे एक हाथ पे छोटा सा अगर किस कर रहे हैं तो इट विल नॉट कॉज अनॉयंस ऑफ एनी काइंड, राइट, ठीक है। इट इज़ हाईली सब्जेक्टिव कि मतलब वहाँ की जो जनता है उसे अनॉयंस उससे फील हो रही है या नहीं, ठीक है। आप किसी भी विचारों के उससे मतलब नहीं है हमें। आप एज एन इंडिविजुअल, पुलिस वाले का विचार क्या है, वो ओल्ड व्यूज़ वाला है या वो जेनजी टाइप है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति होगा, ही मे बी आउटरेज्ड बाय सिंपल किस ऑल्सो, बट जेनजी मे नॉट बी आउटरेज्ड, बट वॉट वी हैव टू सी इज दैट द जनरल पब्लिक ऑफ दैट एरिया विल दे बी अनॉयड बाय वॉट एवर यू आर डूइंग और नॉट। तो जैसा कि आपने बताया, अगर आप एक गाड़ी में, आप और आपकी गर्लफ्रेंड या वो जो कोई भी लड़की है, पुलिस वाले को क्या पता, बहन भी हो सकती है, कजन भी हो सकती है ना, ही हैज़ नो राइट टू डिस्टर्ब यू, ओके, ही कैन नॉट बॉदर यू अननेसेसरीली। अब ऑब्वियसली ही नोज दैट दैट इज़ द वे टू अर्न मनी, ठीक है। सरकारी नौकरियों में तनख्वाहें ऐसी होती हैं कि उन्हें जब तक ऊपर का नाम मिले मज़ा नहीं आता। और एक इसमें ये भी है, कई लोग ये कहते हैं कि यार फिर सरकारी नौकरी का फ़ायदा ही क्या है, ओके मतलब सी अगर आपको नॉर्मल सैलरी ही मिलती रहेगी, ठीक है, और उसमें मोटिवेशन फिर क्या है, मतलब फिर ये पर्क्स हो जाते हैं उनके लिए, मतलब दैट इज द पर्क्स फॉर देम। अदरवाइज अच्छा मैं बताता हूँ, एक मेरी बात हो रही थी, वो ही इज़ अ सिविल सर्वेंट, ओके, आई थिंक पंजाब सिविल सर्विसेज में वो हैं, तो वो बता रहे थे कि ही इज़ इन्वॉल्व इन ही इज़ एन इंजीनियर, तो वो कोई पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे, वो कोई ब्रिज वगैरह को कंस्ट्रक्ट करने में वो इन्वॉल्व थे। तो उसमें बता रहे थे कि हम जब तक 5-10% का हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता, तब तक देयर इज नो मोटिवेशन टू वर्क, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ इस बिहेवियर को, लेकिन हम ये ना सोचें कि बहुत कोई प्रिंसिपल्ड व्यक्ति है, ठीक है, या कोई पुलिस वाले बहुत ईमानदार होंगे। एक मुझे याद आ रहा है, राज शमानी का शायद पॉडकास्ट या किसी का है, उसका वो टाइटल सिर्फ याद आ रहा है, वो जो गेस्ट हैं वो कह रहे हैं, या जिसने भी टाइटल दिया है, आई हैव नेवर सीन एन ऑनेस्ट पुलिसमैन इन माई लाइफ। राइट, मैंने भी देखा वो, ठीक, मैंने वो देखा नहीं है, मेरे को सिर्फ उसका वो उसकी फोटो याद आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो पुलिस वालों की ये रेपुटेशन होती है, एंड अभी मैं ना पुलिस वालों की तरफ बोल रहा हूँ ना उनके विरुद्ध बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि औरों के क्या व्यूज़ हैं, तो उन्हें शायद काम करने में उनका मोटिवेशन ही है, सो दे विल ट्राई टू बॉदर पीपल। वो देखेंगे कि जो पैसा दे सकता है उससे बढ़िया है, ठीक है, कुछ पैसा बन गया। लेकिन मैंने ये स्टार्टिंग में कहा था कि आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। देख, मतलब पुलिस वाले से उलझना है, लीगली स्पीकिंग यू हैव द राइट, ठीक है, लीगली यू हैव मेनी राइट्स। आप किस किस चीज़ से के लिए किस किस से कितना लड़ना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, बट प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल नहीं हाँ, होती हैं। प्रैक्टिकली अब मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपसे सपोज 2000 रुपये एज अ स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, मान लीजिए वो चीज़ ऐसी जो 200 रुपये में आप निपटा सकते हो, लेकिन आप उसके लिए लड़ गए सिद्धांतों के लिए, राइट, ठीक है। मैंने भी बहुत लड़ा है सिद्धांतों के लिए, एंड इट इज़ गुड, मॉरली एथिकली इट इज़ राइट। लेकिन मान लीजिए आप उससे भिड़ रहे हैं वहाँ पे, और वो फिर आप पे कोई, अब देखिए वो पुलिस वाला है, ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, वो आप पे कोई ना कोई धारा लगा देगा आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की, जैसे उसने वहाँ पे चांस लिया कि नो पार्किंग एरिया है, रोड पे साइड में obstructing a public servant in performance of his duties, arguing with a public servant, manhandling, beating, striking a police servant, public servant, वो कुछ भी लगा देगा आप पे, झूठा सच्चा। उसके बाद जब आप पे केस चलेगा, वो लंबा, तब भी आप, वो तो लंबा तो चलेगा ही चलेगा, 2-4 साल 5 साल, तब आप 1000 चक्कर काटोगे पुलिस स्टेशन के, ठीक है, तब आप वकीलों को भी हायर करोगे, और तब आप रिश्वत दोगे, ओके, क्योंकि जब कोर्ट में जब केस चलते हैं, ठीक है, देन यू आर डीलिंग विद लॉयर्स, यू आर डीलिंग विद पुलिसमैन, यू आर डीलिंग विद मुंशीज, क्लर्क्स, प्यून्स, कोर्ट स्टाफ, तब आप वहाँ पे रिश्वत नहीं दे के आओगे, कैसे अपना केस को हैंडल करोगे। अल्टीमेटली वो जो बिल्कुल 100% यूटोपिया में हम नहीं रहते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट करप्शन और ब्राइबरी हैज़ टू बी एनकरेज्ड, बट इफ़ यू इमेजिन दैट वी आर लिविंग इन 100% परफेक्ट वर्ल्ड, या मेरा ये राइट है तो मैं इसे एनफोर्स करके रहूँगा,
आप अपने राइट्स को एनफोर्स नहीं कर सकते, जीवन का सत्य है ये, सत्यमेव जयते इज नॉट द रियलिटी, ओके, सत्यमेव कैनॉट, ट्रूथ कैनॉट ऑलवेज विन इन प्रैक्टिकल अफेयर्स ऑफ लाइफ, ओके, इट शुड बी देयर, बट हमारी सोसाइटी वैसी इस समय नहीं है। राइट इसी से मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है कि राइट की जहाँ बात आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम लोग बातें करते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है, हम चीज़ों को बोल सकते हैं। और इसमें बट कई बार ऐसे केसेस आते हैं, जैसे कॉमेडियन का ही ले लेते हैं, कुणाल कामरा हुए, मुनावर हुए, इन लोग को गिरफ्तार तक कर लिया गया है। इनके शोज़ में कुछ कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग ट्वीट कर देते हैं कुछ, और ट्वीट की वजह से वो गिरफ्तार हो जाते हैं। तो इसकी लिमिट क्या होती है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई लिमिट डिफाइंड है कहीं पे, या कोई सेक्शन है इसके लिए जो बताता है कि हाँ अगर इससे ज़्यादा हो गया तो फिर आप अरेस्ट हो सकते हो, इससे कम है तो नहीं हो सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, एक तो जस्टिस चंद्रचूड़ का मुझे कोटेशन याद आ रहा है, ही सेज डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब आपको डेमोक्रेसी का में आपको डिसेंट करने का राइट होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर आप कुछ भी बात बोल रहे हैं, तो अगर वो बात जो मेजॉरिटी है या कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को डिसप्लीज कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उसके लिए अरेस्ट होना चाहिए या आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करना चाहिए। Right. लेकिन इसके जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सी फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)(a) Right. ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लिखी हुई आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। रिस्ट्रिक्शंस इस प्रकार की होती हैं, इट शुड नॉट डिस्टर्ब पब्लिक पीस, इट शुड नॉट क्रिएट डिफिकल्टीज विद फ्रेंडली स्टेट्स, ओके। जैसे मान लीजिए फ्रीडम स्पीच में आ जाएगा, मतलब हाँ, कुछ ऐसा। सपोज लेट अस से इंडिया इज ऑन गुड टर्म्स विद रशिया, ठीक है। ठीक है। अब मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं हूँ बहुत बड़ा सेलिब्रिटी मेजर हाँ। कविश अग्रवाल, मैंने अगर कोई बात बोली तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन सकती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं रशिया के खिलाफ कुछ भी बोले जा रहा हूँ तो इट विल डिस्टर्ब द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया। बिल्कुल। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में अगर आप करोगे तो आपको बिल्कुल, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास इतना नहीं है कि आप इंडिया को इंटरनेशनली किसी डिफिकल्ट स्पॉट में ला सकें, ठीक है। ठीक है। या आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच करें, हिंदू मुस्लिम के बीच में आप विवाद करवाएं, ठीक है, या कुछ भी ऐसे दंगे फसाद अगर आपकी बातों से होता है, दैट इज नॉट कवर्ड एज अ राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। थर्डली, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि लेट अस से आई एम प्रोफेसर इन अ कॉलेज, तो मैं वहाँ पे भरी क्लास में गालियाँ दे रहा हूँ किसी को भी। इट हैज़ टू बी डिसेंट लैंग्वेज, ठीक है। योर लैंग्वेज हैज़ टू बी पार्लियामेंटेरियन। जो भाषा पार्लियामेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं वही भाषा का आप उपयोग अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब्यूजिव लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज, ये सब आप दे के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे आउटरेज फैलने का समाज में संभावना है, ठीक है। तो उसमें वहाँ पे भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने की गुंजाइश होती है। राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं सच कह रहा हूँ, कोई अगर चीज़ सच है वो मैं बता रहा हूँ और उससे अनरेस्ट हो सकता है, तो वो बात बोलने का आपके पास अधिकार है। हम कम्युनिस्ट चाइना नहीं है, या और कुछ कुछ ऐसे देश होते हैं, अरब कंट्रीज़ होते हैं, जहाँ पे कि अगर मान लीजिए मर्डर भी हो जाएगा, उसको वो हश हश करके दबा देते हैं उस चीज़ को बिल्कुल ही, कि ये बात कहीं फैल ना जाए, हमारे देश का कहीं वो बदनामी ना हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, देयर इज फ्रीडम granted to the media, you can publish anything, you can report anything, but it has to be, there have to be checks and balances. There is no right which is absolute. हम एक सोसाइटी में रहते हैं, राइट। अगर आपको बोलने का अधिकार है तो मुझे शांति का भी अधिकार है। मेरे को, आई डोंट वांट टू लिसन टू लाउड अननेसेसरी ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर्स ऑल द टाइम। फाइन। सो कपल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था मेरा। जैसे अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस की एक मेरे साथ में एक कोलीग हैं, उन्होंने बताया था कि एक बार क्या हुआ था, ये लोग कहीं से ट्रैवल करके रात में आ रहे थे, 12-1 बज रहा होगा, और इनकी जो की थी वो कहीं मिसिंग थी, कहीं घर पे छूट गई, जहाँ से आ रहे थे वहाँ छूट गई। और ये मैरिड थे, मतलब ठीक ठाक एज होगी, करीब 40 ईयर्स के अराउंड इनकी एज थी। और फिर इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, काम करते हैं, यहाँ पे किसी होटल में स्टे लेते हैं, क्योंकि स्मार्ट लॉक था, अब तोड़ सकते नहीं है, ख़राब हो जाएगा, मॉर्निंग में किसी से भिजवा के मंगवा लेंगे, और अब काफ़ी रात हो चुकी है। तो ये लोग एक होटल में स्टे करने के लिए गए। होटल वाले ने इनसे पूछा कि आप दोनों मैरिड, उसका प्रूफ हमें दिखाओ। तो इन्होंने कहा अभी कुछ ऐसा तो है नहीं, आधार कार्ड है, बट उस पर भी जो सरनेम है दोनों के अलग हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मैरिज सर्टिफिकेट आपका कहीं पड़ा होगा डॉक्यूमेंट में, वो दिखाओ। फिर जब इन्होंने दिखाया वो मैरिज सर्टिफिकेट, तब उसने एंट्री अलाउ की।
तो अब क्वेश्चन बार बार यही उठता है, क्या जो कपल फ्रेंडली वाली गाइडलाइंस आती है कि वी आर कपल फ्रेंडली, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम लोकल आईडीज़ को अलाउ नहीं करेंगे या हम कपल फ्रेंडली नहीं हैं, अगर आप अनमैरिड कपल हो तो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, तो इसके लिए क्या लॉ है हमारे कंट्री में? देखिए, कोई लॉ ऐसा नहीं है जो कपल एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता हो, ठीक है, लेकिन एक होटेलियर के आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वाई विल ही इन्वाइट सो मच ट्रबल? ओके, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बहुत ऐसे केसेस होते हैं, ये ऐसे रैकेट चलते हैं। मान लीजिए कोई लड़की किसी भी लड़के को, लेटर से आपने दारू पी रखी है, पार्टी चल रही है, ठीक है, उसके बाद जैसे स्लीप ओवर्स होते हैं या लेट नाइट पार्टीज होती हैं, नाउ यू नीड टू स्पेंड द नाइट समवेयर। रात के 1-2 बजे 3 बजे तक पार्टी चल रही है, आप कहीं 1-2-3-4 घंटे सो करके फिर अपने घर जाएंगे या कोई कन्वेंस लेकर के जाएंगे, ठीक है, सो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम समवेयर। अब ऐसे मान लीजिए एक बड़े ग्रुप में कई सारे लड़के हैं, कई सारी लड़कियां हैं, सपोज इफ दे आर स्टेइंग इन वन रूम टुगेदर, वन मैन एंड वन वुमन, तो अब वो लड़की जो है ना, वो कभी भी उस लड़के पे बाद में रेप का केस डाल सकती है। ओके, ठीक है, अगर ये प्रूफ है कि जैसे रूम नंबर 301 में ये दोनों लोग रुके हुए हैं। हाँ, मिस्टर शर्मा एंड पायल तनेजा, सॉरी कोई भी ऐसे रैंडम नेम बता रहा हूँ, ये दोनों एक रूम में रुके थे, ओके, तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड, सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये माना जाता है समाज में या कानून की नज़रों में भी काफ़ी हद तक, कि अगर एक लड़का और लड़की जो मैच्योर एज के हैं, वो अगर एक रूम में अलग अपने घर से हट करके कहीं और एक रूम में रह रहे हैं, तो वो रात को लूडो खेलने के लिए तो नहीं रह रहे हैं एक साथ, ठीक है, ठीक है, दे हैव टू डू अडल्ट थिंग्स, दैट इज़ वाई दे आर स्टेइंग इन अ रूम टुगेदर। अदरवाइज आप 2 अलग अलग रूम ले लो, देर आर वेरियस ऑप्शंस, राइट, ठीक है, आपको कुछ पैसा बचाना है, 1000-2000 रुपये, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, ठीक है, आप कहीं और होटल में रूम देखो, देर आर वेरियस ऑप्शंस, नो मतलब आपको एक लड़का और लड़की को ही साथ में रहना है। आप होटेलियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ठीक है, मान लीजिए कि वो एक लड़का लड़की ने रात को एक कमरे में वो रुके, तो वो लड़की कभी भी उस लड़के पे फॉल्स रेप केस डाल सकती है, ठीक है, ठीक है, कि इसने मेरे को मोलेस्ट किया, इसने मुझे, ही आउटरेज माई मॉडेस्टी, ही ट्राइड टू इम्पोज हिमसेल्फ ऑन मी, ही ट्राइड टू रेप मी और ही डिड रेप मी, और ही रेप्ड मी अंडर द फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज विच इज़ एन ऑफेंस अंडर द BNS। हाँ, इन चीज़ों के कोई डायरेक्ट एविडेंस तो होते नहीं है, राइट, कोई आई विटनेस होते नहीं है, रूम में कैमरा भी नहीं हो सकता है। अब कानून ये भी है कि अगर लड़की कोई कह रही है, भारतीय महिला अगर कह रही है कि किसी लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करी, तो उसका पुलिस को कॉग्निजेंस भी लेना पड़ेगा, केस भी चलेगा। अगर पुलिस वाला FIR रजिस्टर करने से मना करता है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ FIR रजिस्टर होगी, Right. रेप केस की अगर कोई कंप्लेंट नहीं रजिस्टर कर रहा है तो, हाँ, ठीक है, तो कौन पुलिस वालों से मना करेगा। अब अगर मान लीजिए वो कोई भी लड़की कभी भी झूठा आरोप लगा सकती है, ठीक है, तो स्पेशली अगर अनमैरिड कपल हैं, और लेट अस से, सी इफ़ यू रीड दी स्टैटिस्टिक्स, मैंने कभी बहुत साल पहले पढ़ा था, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था कि कोई भी जो हुकअप होते हैं, जो यंग अडल्ट्स में होते हैं या जो टीनेजर्स में होते हैं, उनका मेरे ख्याल से एवरेज स्पैन होता है शायद 2 साल, या उससे भी, आज की जेंजी के टाइम में उससे भी कम हो गया होगा, ठीक है, तो अभी शायद 1 साल 6 महीने का अगर हो रहा है। अब मान लीजिए आपका उस समय तो सब सही चल रहा था, ठीक है, लड़का लड़की के बीच में, 6 महीने बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब उस लड़की को कोई गाइड कर देगा कि यार इसके खिलाफ तुम रेप केस डाल दो, वो लड़की डाल देगी, मतलब बहुत लड़कियां डाल देती हैं, नहीं भी डालते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट शी कैन। हालांकि इसमें लॉ है अभी कि अगर मान लीजिए आपका पहले रिलेशनशिप ठीक चल रही थी और उसका बाद में ब्रेकअप हो गया, एंड यू डिड फिजिकल थिंग्स ड्यूरिंग योर रिलेशनशिप, then you cannot later on file a court case saying that this guy raped me on the false pretext of marriage. ठीक है, लेकिन बात ये, वो तो बहुत टाइम बाद डिसाइड होगा, जब लड़की वो केस डाल देगी, जब उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होगी, 5-7 साल बीत चुके होंगे, उसने लाखों रुपए कोर्ट कचहरी में खर्च कर दिए, तब वो लड़का इनोसेंट प्रूव हो जाएगा, लेकिन उसको इतना सारा को झेलना पड़ेगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आपका होटल है, अब जब वो लड़की केस डालेगी झूठा, तो आपको भी बुलाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप भी जाके कोर्ट में गवाही देंगे, बिल्कुल, आपके भी रजिस्टर खुलेंगे, फिर आपका चेक होगा कि आपका CCTV क्यों नहीं चल रहा था। ओके, सपोज जो रिसेप्शन पे, हाँ, जहाँ पे लड़का लड़की एक साथ आए, उनका हमें डिमीनर देखना है, क्योंकि वो लड़का ये कह रहा है यार ये लड़की तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, इनफैक्ट शी पुश्ड मी टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो देखो मेरे हाथों में हाथ डाल के खड़ी थी, तो कोर्ट कहेगी कि ठीक है CCTV फुटेज लाओ। अब आपका वो CCTV कैमरा ही खराब था उस टाइम पे, हाँ, तो अब आपसे पूछा जाएगा क्या आपने होटल नॉर्म्स को अबाइड किया, वाई वॉज योर कैमरा नॉट फंक्शनल, उसकी फुटेज कहाँ है, राइट,
और जो आपका रिसेप्शनिस्ट था वो सो क्यों रहा था, और जो आपका जो गेट कीपर था वो दारू पी के वहाँ क्यों पड़ा था, वाई वॉज यू नॉट कॉन्शियस, राइट। ठीक है। अब वो अगर लड़के ने अपने आप को फोर्स करने की कोशिश करी लड़की पे, लड़की चीखी होगी, तो जो बाहर स्वीपर था उसने आवाज़ सुनी। आप क्या ये चाहते हैं कि आपके सारे होटल का स्टाफ दिन भर कोर्ट कचहरियों में घूमता रहे और वहाँ पे जस्टिफिकेशन देता रहे एज विटनेसेस? राइट। हाउ विल यू रन योर बिजनेस? सो सिंपल सोल्यूशन है कि वी विल नॉट अलाउ मैरिड कपल्स। सी आपको मैं बताता हूँ, मेरा होटल है, मेरा पर्सनल प्राइवेट होटल है, इसका मैं मालिक हूँ, ठीक है। मेरी मर्जी, मेरे को आपकी शक्ल पसंद नहीं है, मैं आपको नहीं रखता अपने होटल में। ओके, ये आपकी पर्सनल चॉइस है ऑफ पूरी। कोर्स मेरी दुकान है, अगर मैं कोई आइटम बेच रहा हूँ, मेरी मर्जी है ना, मैं आपको नहीं बेचना चाहता, आपने मेरे से बदतमीजी से बात करें, मैं आपको नहीं बेचना चाहता। आपका क्या राइट है? अगर आप किसी भी दुकान पे जा रहे हैं, 10 रुपए की चॉकलेट है वहाँ पे रखी हुई, डेयरी मिल्क, ठीक है, 10 रुपए की डेयरी मिल्क रखी हुई है, मैं डेयरी मिल्क का कोई एम्बेसडर नहीं हूँ, मेरे को कुछ आज तक किसी ने कोई पेमेंट नहीं मिली है, रखी हुई है, क्या आप उसे एज अ मैटर ऑफ, आप क्या उस पर 10 रुपए की भैया मैं इसको लेके जा रहा हूँ, वो कहता है नहीं मैं आपको बेचना चाहता, लास्ट है मेरे पास बची हुई, किसी और को देनी है मुझे, किसी और को देनी, या मेरे को आपकी शक्ल पसंद नहीं है यार, नहीं देना चाहता, तो वो होटेलियर जो जो उस होटल का मालिक है, हाँ। उसकी मर्जी है, मैं आपको नहीं देना चाहता। हाउ कैन यू, इट इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी दैट होटल, इफ इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी देन द सिचुएशन एंटायरली चेंजेस, ठीक है। तो आप ये फोर्स नहीं कर सकते कि हम तो आपके होटल में रुकेंगे ही रुकेंगे, उसको कन्वीनियंट नहीं है कि हम ऐसे लोगों को दें, हमें बहुत तरीके के लोग कन्वीनियंट नहीं है, राइट। हमें, मेरे को नहीं पसंद कि मैं लेटेस्ट से कोई नाइजीरिया से बंदा आ रहा है, मैं नहीं रखना चाहता उसे, मैं अलाउ कर रहा हूँ, आई एम अलाउइंग अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो, बट नाइजीरिया आई एम नॉट अलाउइंग, क्योंकि नाइजीरिया के बहुत सारे लोग दे आर इन्वॉल्व इन ड्रग पेडलिंग, एनडीपीएस के इनके पे बहुत केसेस चलते रहते हैं, हमें नहीं रखना उसे, हमें नहीं इन्वॉल्व होना लीगल केसेस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक है। अब मेरे को यूएस से किसी बंदे को नहीं रखना, मेरी मर्जी, ठीक है। आई मीन आई नो इट कैन बी डिबेटेड, मतलब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप रखना चाहते मेरा हो कि होटल नहीं है ना, रखना चाहते हो, उस पर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है कि अगर आपने नहीं रखा तो कोई केस नहीं है आपके ऊपर। हाँ, देयर इज नो बाउंडेशन ऑन मी हाँ, टू गिव एन अकोमोडेशन टू समवन, राइट राइट। तो मेरे को नहीं, ठीक, मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता कि आई विल कीप अनमैरिड कपल्स बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट एंटेंगल्ड इन दोस लीगल कॉम्प्लिकेशंस। जैसे अभी हम लोग के फ्रेंड में आपस में हम लोग की बात चल रही थी, तो हम लोग कुछ ऐसे ही पासवर्ड वगैरह दे रहे थे एक दूसरे को कि ये लॉगिन कर लेना नेटफ्लिक्स में, तो ऐसे मजाक में बात होने लगी कि भाई पासवर्ड मत भेजो, बैंक का मत भेज देना मेरे को, एटीएम ट्रैक हो रहा है आजकल, सरकार सब कुछ ट्रैक कर रही है। तो फिर वहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन यही उठा कि जो हमारी बातें होती हैं, व्हाट्सएप तो बार बार ऐड कर रहा है अपना कि हमारी जो भी कम्युनिकेशन है वो इनक्रिप्टेड है, वो व्हाट्सएप भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है, इनक्रिप्शन की उस पर लगी हुई है जो कि सिर्फ आपके फ़ोन में ही जाके डिक्रिप्ट होती है, वो कहीं पे रास्ते में कहीं पे भी डिकोड नहीं किया जा सकता है। बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट एजेंसी के पास ये राइट होता है, वो किसी भी मैसेज को ट्रैक कर सकती है, देख सकती है उसमें कुछ भी इलीगल बातें नहीं हो रही हो, कुछ ऐसा नहीं हो रहा हो जो सही नहीं है हमारे कंट्री के लिए। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या ये ट्रैक होती है? मेरे ख्याल से हर एक एनीथिंग विच इज ऑन द इंटरनेट और विच इज यूजिंग द मीडियम ऑफ इंटरनेट कैन बी ट्रेस्ड। ओके। हाँ, लेकिन वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप वालों से लड़ाई करनी पड़ेगी, व्हाट्सएप कंपनी से, ओके। ठीक है। भारत सरकार को व्हाट्सएप के खिलाफ मुकदमे फाइल करने पड़ेंगे। अभी नहीं है इसके पास राइट? क्या राइट नहीं है अभी? मतलब भारत सरकार ट्रैक नहीं करती है। I don't think it is possible. Billions of messages are floating around WhatsApp on a daily basis. Okay. Imagine the magnitude of it. कौन सी ऐसी संस्था है जो इतना ज़्यादा ट्रैकिंग कर सकती है? It is impossible, practically. अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा लेवल का कॉन्स्पिरेसी होती है जिससे देश को खतरा हो रहा है या वॉर सिनारियो चल रहा है, राइट, जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है, उसमें बाद में पता चलता है एविडेंस में कि टेररिस्ट ने कोई व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करी थी और हमें उसकी रूह तक जाना ज़रूरी है जिससे कि हम टेररिस्ट को क्रैक डाउन कर सकें, देन इंडिया विल स्टार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग विद व्हाट्सएप कंपनी और मेटा और वट एवर इट इज़, राइट राइट, कि भाई हमें ये डेटा निकाल के दो। वो कहेंगे सॉरी हम नहीं निकाल सकते, वो ऑब्वियसली कहेंगे क्योंकि हम तो रोज़ बोल रहे हैं कि हमारा डेटा एनक्रिप्टेड, क्या है, एनक्रिप्टेड है, हाँ, तो वो तो डिक्रिप्ट हो ही नहीं सकता। दे हैव अ फेस टू सेव, दे विल नॉट से। बट आई थिंक कि एनीथिंग विच इज़ विच इज़ ऑन दी विच इज़ यूजिंग सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका कहीं ना कहीं कोई ट्रेसेस तो बचते हैं। बिल्कुल, दे आर डिजिटल फुटप्रिंट्स। और मैं इस बात से कन्विंस नहीं हो सकता कि व्हाट्सएप के जो भी हेडक्वार्टर्स होते होंगे या जो उनके ब्रांच ऑफिसेज होते होंगे, वहाँ कहीं ना कहीं तो कोई वो डेटा को ट्रेस रखते होंगे, बिल्कुल, फॉर देयर ओन सेफ्टी ऑल्सो। मान लीजिए कल को कोई व्हाट्सएप पे मुकदमा डाल दे, दे वुड बी हैविंग अ ह्यूज लीगल टीम। हाँ, सम कंपेटिटर कम्स, वो उन पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कोई केस डाल दे,
उनको अपने आप को तो डिफेंड करना है ना, तो डेटा कहीं ना कहीं डेफिनेटली होता होगा, लेकिन उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो देना, वो इसलिए नहीं देना चाहेंगे क्योंकि अगर एक केस में उन्होंने दे दिया तो फिर रोज रोज लोग उन पर केस ठोकेंगे, बिल्कुल, कि यार डेटा हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। इट इज़ प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, मेरा मानना है। इसमें देयर कैन बी कॉन्ट्ररी व्यूज़। राइट। एंड अगर मैं आपसे पूछूं, एक बीच में काफ़ी बातें चलती थी आरटीआई की, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आप जो क्वेश्चन चाहो सरकार से पूछ सकते हो, आपको उसका जवाब मिलेगा, लिखित में पूरी चीज़ें आएंगी आपके पास। सपोज़ आपको, अगर मैं ये राइट देता हूँ और आपको पता है कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? देखिए, मेरे को ये राइट आपसे लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस राइट को 15 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है, 2009 से। केजरीवाल ने भी इसमें काफ़ी काम किया था ना शायद, हाँ जी, आरटीआई में। वो एक पीसीआरए संस्था चलाते थे। ओके, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली दे यूज्ड टू फेलिसिटेट पीपल हु हैव एक्सपोज्ड करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेस। ओके, मैंने उनके ऑफिस में काम भी किया है, ठीक है। 3 दिन। मैं उस समय थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट था। कौशाम्बी में उनका ऑफिस चलता था। राइट, घर भी कौशाम्बी में ही था। हाँ जी, जब वो उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वो मूवमेंट चला रहे थे विद किरण बेदी, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, अन्ना हजारे। तो ऐसा है कि कोई राइट, मतलब वी हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सरकार से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ऐसे ही मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। एक्ट के अनुसार 30 दिन के अंदर आप जो भी इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, 30 दिन के अंदर वो आपको मिलनी चाहिए, बट इट हैज़ टू बी इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2F ऑफ द आरटीआई एक्ट। इन्फॉर्मेशन मीन्स एनीथिंग विच इज रिकॉर्डेड or which can be reduced to a form of writing which is either already stored or which can be reduced into writing easily, okay, without too much difficulty, और या तो वो फिजिकल फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, दैट इज इंफॉर्मेशन। उसमें पर्सनल व्यूज नहीं होते, ठीक है, कि ठीक है व्हाई डिड यू चूज कलर रेड, इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन डालेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वो बड़ा चटकी से क्वेश्चन को फ्रेम करना पड़ता है। उसको ऐसे लिखना पड़ता है, व्हाट आर द रिकॉर्डेड रीजंस ऑफ चूजिंग कलर रेड फॉर दिस बिल्डिंग, कुछ इस तरीके से। मतलब लीगल लैंग्वेज थोड़ी। हाँ, थोड़ा सा मतलब स्मार्टली अगर आप उसे नहीं पुट करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन। और उसमें बहुत एग्जाम्पशंस हैं। सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 में शायद 8(1) ABCD से लेके आई थिंक K तक हैं। तो मतलब 11-12 कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट की जा सकती है। सपोज आप पूछना चाहते हैं कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ हैं स्टोर्ड है, ऑब्वियसली इट विल बी डिनाइड, राइट, ठीक है, बिकॉज इट इज समथिंग व्हिच कॉन्फिडेंशियल मैटर है। ऑफ कोर्स इट इज अ कॉन्फिडेंशियल मैटर, इट अफेक्ट्स द सॉवरेंटी एंड सिक्योरिटी एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, आपको नहीं मिलेगा। सपोज आप पूछते हैं कि किसी फलाने बंदे की सैलरी कितनी है, ओके, वो इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हद तक डिनाई की जा सकती है ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। तो उसमें उसका राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो रहा है, ठीक है। कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको कोलेट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, महीनों का। जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि पिछले 150 साल में मैं एक क्वेरी से ना ऐसी क्वेरी पूछ सकता हूँ जिससे कि हज़ारों पब्लिक सर्वेंट्स उस डेटा को ही कलेक्ट करने में बिजी हो जाएंगे। मैं बताता हूँ, 1847 से लेकर के आज तक किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने क्राइम्स हुए हैं वो मुझे टैबुलेटेड फॉर्मेट में दो। कितने रेप हुए, कितने मर्डर हुए, कितनी चोरी हुई, कितनी डकैती हुई, कितने गले काटे गए। अब इसमें इन सबको के लिए किस में चाकू का इस्तेमाल किया गया, किस में छुरे का इस्तेमाल किया गया, किस में पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। अगर मैं ऐसी क्वेरी डाल दूं, देश भर में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारी जो अपनी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, दे विल बी कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड विद प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन, राइट। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन सॉरी वी कैन नॉट गिव, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और इस इन्फॉर्मेशन का पता नहीं आपको क्या ही करना है, वैसे पहली बात तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक से कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती, राइट। आपका राइट है 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, एंड इफ इट पर्टेन्स टू द लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, लाइफ और लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो वो 48 घंटे के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की मैंडेटरी है। और अगर जो पब्लिक अथॉरिटी है, PIO पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, या CPI जो सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, राइट, अगर वो नहीं देता है तो उसके ऊपर पर्सनल पेनल्टी का प्रावधान भी 25,000 रुपये तक उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। और अगर मान लीजिए कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि उसने मेरे से पूछा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार भाई लेटर से मैं हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको
हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, मुझे नहीं पता हॉकी की कौन सी फेडरेशन होती है फॉर एग्जांपल अगर कैसी होती है, राइट। तो मैं उसको, मेरे को आरटीआई एप्लीकेशन ट्रांसफर करनी पड़ेगी हॉकी फेडरेशन को विद इन 5 days, ठीक है, तो फिर वो उनको 30 दिन के अंदर देनी है। ओके, गॉट इट। जैसे आपने अभी बीच में बात किया था कि फेक केसेस होते हैं, कई बार फेक रेप केसेस भी हो सकते हैं, तो खुद को प्रिवेंट करने के लिए एक इंसान क्या कर सकता है, फेक केसेस से बचे रहे, उसके ऊपर किसी भी तरह के फेक एलिगेशन ना लगाए जाए? देखिए उस तरीके की ना सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा। मेरे हिसाब से पुलिस वालों से नहीं भिड़ना चाहिए फालतू में, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे तरीके हैं यार, मतलब सी कॉमन सेंस, आप जल में रह के मगर से बैर करना, इट इज़ नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू। ओके, आपको ना अपनी, यू शुड पिक योर फाइट्स वाइजली, राइट। यू कैन नॉट फाइट एवरीथिंग, ओके, चूज दी सब्जेक्ट्स ऑन विच यू वांट टू फाइट। और आप मतलब आपको जबरदस्ती अगर भिड़ोगे तो दे हैव 1,000 ways टू रॉजर यू बैडली। दे कैन वॉक इन टू योर होम, आप बोलेंगे सर्च वारंट कहाँ है, आप बोलेंगे अरेस्ट वारंट कहाँ है, वो थप्पड़ मारेगा आपको, क्या करोगे? मतलब यू विल फाइल केस अगेंस्ट दैट पुलिस गाय। आपको अपनी जिंदगी में और काम करने हैं नहीं करने, मतलब नौकरी करनी है या नहीं करनी, या कोर्ट कचहरियों में उलझे रहना है। प्लस हाउ विल यू फाइट? यू विल गो टू लॉयर्स, दे विल सक योर मनी। आप मतलब आप अपने अगेंस्ट यस, मतलब अब ठीक है, सी लेट अस से आप कहते हो कि मिस्टर अनिल शर्मा कोई एक पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ सर मेरा केस फाइल करो, उन्होंने थप्पड़ मारा मुझे, हाँ, तो मैं उसके लिए फीस नहीं लूंगा, मेरे को फीस लेनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर एक पुलिस वाले के खिलाफ या किसी एक आम नागरिक के खिलाफ भी अगर मेरे को केस डालना है, हाँ, उसमें मैं रिसर्च करूंगा, ड्राफ्ट करूंगा, मेरे टीम के 2-3 बंदे उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो 2-4 इधर उधर चक्कर काटेंगे, ड्राफ्टिंग के एक्सपेंसेस, फोटो कॉपिंग, फाइलिंग वगैरह वगैरह, खर्चा तो लगेगा बिल्कुल। आई विल हैव टू एटलीस्ट आस्क फॉर लेट अस से 50,000-60,000 1 लाख रुपीज फ्रॉम यू टू फाइल दैट केस। जहाँ 2000 में काम चल रहा था, जहाँ 1000-2000 में काम चल रहा था, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राइबरी को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उसको स्मार्टली, डिप्लोमेटिकली, टैक्टफुली वहां से सॉरी कह करके निकल लो, राइट राइट, इफ पॉसिबल, ठीक है। मैं मतलब अगर देखिए कोई चीज़ होती है नॉन नेगोशिएबल, मान लीजिए किसी पुलिस वाले ने या किसी भी इंसान ने लड़की से बदतमीजी करी है, हाँ वहां पे कितने भी रुपए लगते हो, मेरे ख्याल से इट शुड बी नॉन नेगोशिएबल इन योर माइंड, बिल्कुल। ओके। लेकिन अगर मान लीजिए छोटा सा पार्किंग टाइप का इशू है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको पैसा दो, या मतलब उसमें स्मार्टली करें, आप उसको वहां पे भले ही 100-200 रुपए जो भी है दे करके इवन चालान पे कर दो, ठीक है, चालान पे वहाँ कर से दीजिए, चुपचाप लड़ो या मत। फिर बिना लड़ाई करे उसकी बाद में कंप्लेंट करने की कोशिश करो, हाँ उस समय मत भिड़ो पुलिस वाले से। बिल्कुल। ही में पुट अ सैशे ऑफ कोकेन इन योर पॉकेट, या वो अपनी पॉकेट से निकाल के बोले देखो मेरे को तुम्हारे पास से कोकेन बरामद हुआ है, राइट राइट, तुम्हारे पास से कोकेन बरामद हुआ है, इसमें आपको बेल भी मिलनी मुश्किल है। जो एनडीपीएस के ऑफेंसेस होते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, पीएमएलए के ऑफेंसेस होते हैं, ईडी जिसमें इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें बेल वगैरह भी मिलनी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ये जब अरेस्ट करते हैं तो कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके कि किस तरह से अरेस्ट करेंगे, या घर पे आते सीधे यू आर अंडर अरेस्ट? ऐसा देखिए, जैसे सीरियस में कर तो कुछ भी सकते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन देयर आर प्रोटोकॉल्स। आई एम नॉट सेइंग इट इज हैपनिंग रैम्पेंटली, बट इट डज हैपन। ओके, पुलिस पीपल डू थ्रैश पीपल, गाँव में और थोड़े रिमोट एरियाज में किसी को भी उठा के ले जाते भी हैं, हाँ बहुत ठीक है, विच इज ट्रू। बट डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के बाद से देयर वाज अ लिस्ट ऑफ 10 to 11 पैरामीटर्स विच वाज लेड डाउन फॉर द पुलिस ऑफिशियल्स। जब अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं, आपका पुलिस वाले का बैज होना चाहिए, नाम दिखना चाहिए, ठीक है, वो लेडीज को रात को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली। हाँ, ऐसा भी कुछ है कि सनसेट के बाद हाँ, सनसेट से लेकर के सनराइज के बीच में लेडी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट बाय वारंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट एंड एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अ वुमन पुलिस ऑफिशियल। तो अच्छा, अब अगर आपको अरेस्ट कर रहे हैं तो आपको राइट है कि आप अपने किसी नेक्स्ट ऑफ किन को बताएं, अपने वकील साहब को बताएं। अगर आप अरेस्ट हो गए हैं तो पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद आपका मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हाँ, वहाँ पे पहुंचने के बाद आपको अपने वकील से बात करने का, घर पे फ़ोन करने का अधिकार होना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे राइट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। आपको ये पता चलना चाहिए कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस होना पड़ेगा, नहीं तो आप हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन डाल सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, और पुलिस अकेडमीज में आज के लिए ट्रेनिंग भी होती है कि आप इस तरीके के कोई वायलेशंस नहीं करेंगे। जो आपके लिए प्रोटोकॉल है, जो आपके लिए गाइडलाइंस है, यू हैव टू अबाइड बाय दोस, एंड आई थिंक लार्जली दे आर डूइंग इट ऑल्सो। बट आई विल नॉट से दैट देयर इज 100% कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस, और 100% कंप्लायंस से शायद करना काम भी मुश्किल है। लुक एट इट फ्रॉम द पुलिस वालाज पॉइंट ऑफ व्यू।
अगर आप इतने सारी उनको जस्टिफिकेशन देते रहेंगे उतनी देर में क्रिमिनल भाग जाएगा वहाँ से। राइट। उसके पास कोई खुफिया दरवाजा है, ठीक है, कोई उसने सुराग, कोई सुरंग खोद रखी है अपने घर में, वहाँ से निकल लेगा। अगर आप पहले अपना वो पर्चा दिखाते रहेंगे अरेस्ट वारंट, यू शुड बार्ज इनटू दैट होम, ग्रैब हिम बाय हिज कॉलर, पुट हिम इन द जेल एंड देन डू ऑल द कंप्लायंसेस। अच्छा, गांव में ये चीज़ बहुत होती थी पहले कि डाउरी केस में पूरे परिवार को ही ले जाके अंदर बंद कर दे रहे हैं। तो जब डाउरी केस किसी पे भी होता है, मे भी हो सकता है फेक हो या ऑथेंटिक हो, वो तो बात की बात है, बट डाउरी केस अगर कोई बंदी करती है, किसी अपने ससुराल वालों पे करती है, तो क्या तुरंत लोग अरेस्ट हो जाते हैं या फिर उसके लिए भी कुछ होता है, वेरिफिकेशन होती है? नहीं, डाउरी के केसेस में ऐसे अगर सिंपल डाउरी का एलिगेशन है कि इन्होंने मेरे से डाउरी मांगने की कोशिश करी, तो ऐसी किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उसके लिए मुकदमा चलेगा कोर्ट में। अगर मान लीजिए आप मुकदमा हारते हैं हस्बैंड्स फैमिली, देन यस ऑफ कोर्स यू कैन बी पुट इन दी प्रिजन। बट नॉर्मली ऐसे उसमें इट इज़ नॉट कि ये मेरे से डाउरी मांग रहे हैं, इट इज़ नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अ सिंपल कंप्लेंट ऑफ एलिगेशन ऑफ डाउरी, यू विल नॉट बी अरेस्टेड जस्ट फॉर आस्किंग फॉर डाउरी। ओके। एंड लिव इन में रहना क्या लीगल है या इसके लिए भी कुछ? लिव इन इज लीगल, लिव इन में आप रहिए बिल्कुल बिंदास। बट कैसे लीगल, कैसे गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है या कोर्ट ने इसे अप्रूव, क्या इसके कोर्ट पीछे क्या है स्टोरी? नहीं, तो जो see any two consenting adults can do whatever they want to do, they can live together, okay? Adultery is not an offense. After Joseph Shine judgment in 2018, adultery is not an offense, ठीक है? तो आप तो बैचलर्स की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एक हस्बैंड है और एक लेडी जो कि किसी और की वाइफ है, वो दोनों भी एक साथ रह सकते हैं। बट ये कुछ अलग अटपटा लग रहा है। हाँ है अटपटा, बहुत आउटरेजियस है। राइट। हाँ, मतलब होश उड़ा देने वाली बातें हैं, बट कानून की नज़रों में ये कोई क्राइम नहीं है। वो दोनों आपस में एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं। हाँ, वो दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं, ठीक है? इफ समवन्स वाइफ, अभी सुप्रीम कोर्ट में इसमें जजमेंट भी आई थी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, अगर कोई लेडी एक दो बार शी हैज अ सेक्सुअल एनकाउंटर विद अनदर मैन, then she is not said to be living in adultery with that man. Okay. She has committed adultery. Adultery is a ground for divorce. लेकिन adultery करना कोई क्राइम नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि दो व्यक्ति जो अडल्ट्स हैं वो बिल्कुल एक साथ रह सकते हैं, बिकॉज यू हैव फ्री चॉइस, यू कैन एंटर। मतलब लिव इन में समस्या क्या है समाज को, या जो भी इसके एंगल्स हैं उसमें यह है कि दे विल एंटर इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स, करेक्ट? राइट। बाकी आपको इस चीज़ से तो आपत्ति नहीं कि वो एक साथ खा रहे हैं या एक साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, वो तो दो फ्रेंड्स कोई भी कर सकते हैं, ठीक है? दे आर शेयरिंग अ कॉमन स्पेस एंड दे विल एंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, करेक्ट? दिस इज आर प्रॉब्लम। लेकिन सर प्रॉब्लम, अगर आप 21 साल से बड़ी उम्र का अगर लड़का है और 18 साल से अगर बड़ी उम्र की लड़की है, तो देर इज नो ऑफेंस। अगर 17 साल की लड़की है, देन दिस गाय विल बी रॉजर्ड, वो जेल जाएगा। तो आपने 18 साल की कम की लड़की के साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इफ़ यू हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, तो आप बिल्कुल एक साथ लिव इन में रह सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, फाइन। एंड सेम जेंडर का यहाँ पे आता है कि सेम जेंडर से आप शादी कर सकते हो, रिलेशनशिप में रह सकते हो, ये लीगल है? देखिए, शादी इज़ नॉट रिकग्नाइज। नवतेज सिंह जौहर की जजमेंट के बाद से सेम सेक्स मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में अभी तक। अच्छा, ये मतलब सपोज अगर मुझे डॉक्यूमेंट में अपडेट कराना है कि मेरा जो स्टेटस है मैरिड है और मैं सेम जेंडर के इंसान के साथ शादी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अभी कोई प्रोविज़न नहीं है। आप रह सकते हो, लिव इन में रह सकते हो, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, बट आप शादी नहीं कर सकते हो, उसके लिए कुछ ऐसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है अभी मेरे पास। उसके लिए कोई जितना मतलब कानून सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में रिकग्नाइज अभी तक नहीं करता है। राइट। मतलब आप ये नहीं कि ये मैं आदमी हूँ और ये मेरा हस्बैंड है और मतलब मेरे पासपोर्ट में मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, ओके, दैट इज़ नॉट अलाउड। हाँ, मतलब या मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में या मेरे किसी भी और डॉक्यूमेंट में दो आदमी हैं जो कि मैरिड हैं, दैट यू कैन नॉट शो। सो कुछ मेरे और क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन था कि अगर एक लिव इन में कपल रह रहा है और एक्सीडेंटली बंदी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनके पास क्या राइट होता है? वो अबॉर्शन के लिए जाते हैं
तो भी कई बार हॉस्पिटल मना करता है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, मतलब वो बंदा जो है उसे भी लेके आओ, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, फॉर्म भरो, तो दोनों डरते रहते हैं क्योंकि एज दोनों की कम रहती है। तो उस केस में उनके पास क्या राइट रहता है? क्या ये लीगल है कि आप अबॉर्शन करा सकते हो अगर हाँ, आप अनमैरिड हो? 24 हफ्ते तक करा सकते हैं आप अबॉर्शन। ठीक है। उसके बाद अगर आप कराते हैं तो आप पे IPC की या BNS की कुछ Okay. धाराएं लग सकती हैं, विच इज़ कमिटिंग मर्डर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। ओके मतलब जो अगर आपके मान लीजिए अगर कोई 8th मंथ में बच्चा है या 9th मंथ में बच्चा है, ओके, उतना तो लेट उसके अंदर हाँ मतलब वो ही और शी इज ब्रीदिंग एंड लिविंग इनसाइड दैट लेडीज वूम्ब, नहीं। देयर इज लाइफ इन इट, राइट सो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ अ मर्डर इन द आइज ऑफ लॉ। राइट। एंड आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, ऑफिस में ओवर टाइम बहुत ज़्यादा कराए जा रहे हैं लोगों को, बहुत मतलब काम में सुबह जाते हैं 8 बजे, रात में आ रहे हैं 12 बजे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत हैरेसमेंट भी होना शुरू हो गई है कि काम करो, गाली गलौज चल रहा है, अलग ही लेवल पे काम चल रहा है। तो उसके लिए एक एम्प्लॉय के पास क्या राइट्स होते हैं? प्राइवेट सेटअप अगर है एक्चुअली तो इसमें रिजाइन कर दो, आपको अगर नहीं पसंद आ रहा तो ठीक है। ठीक है। प्राइवेट में आप जब चाहो रिजाइन कर दो ठीक विद है। वॉट एवर इज द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। ओके, सरकारी नौकरी वहाँ पे भी रिजाइन कर दो, वहाँ लेकिन कोई रिजाइन करना नहीं चाहता है। आर्मी तो है नहीं, मतलब आर्मी में एक अलग सिस्टम है, डिफेंस में Right. यू कैन नॉट रिजाइन। हाँ। लेकिन अगर नॉर्मल जो नॉन डिफेंस एम्प्लॉयमेंट्स हैं वहाँ पे आप रिजाइन कर दीजिए अगर आपको समस्या है तो। राइट। ठीक है। एक्चुअली देखिए जो भी सरकारी जॉब्स होती हैं हम्म। काफ़ी जगह ओवर टाइम अलाउंस दिया जाता है, लेकिन अगर नहीं भी दिया जा रहा है तो आप उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये डिमांड करना मुश्किल है कि आई नीड ओवर टाइम अलाउंस, बिकॉज पब्लिक सर्विस जो होती है ना, इट इज़ लाइक यू आर कमिटेड टू दैट जॉब, आप साथ में और कोई काम करना आपको अलाउड नहीं है। राइट। तो आपका वो टाइम जो है वो देश की सेवा के लिए ही है। ठीक है। आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आप पब्लिक के राजा नहीं हैं। ठीक है, यू आर नॉट अ किंग, यू आर अ Right, right. सर्वेंट। हम्म। ओके, इंक्लूडिंग दीज IAS ऑफिसर्स, दे आर पब्लिक सर्वेंट। तो उनका वो पूरा टाइम जो है मतलब थियोरेटिकली स्पीकिंग रात के 12 बजे भी किसी पब्लिक सर्वेंट को बुला करके उससे काम करवाने में कोई इलीगैलिटी नहीं है। ठीक है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ मतलब और बहुत टाइम कराया भी जाता है। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई देश में बहुत ज़्यादा दंगे फसाद चल रहे हैं, या जब इलेक्शंस आते हैं तो टीचर्स हैं, नॉर्मल लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, दे आर डिप्लॉयड ऑन इलेक्शन ड्यूटी। गवर्नमेंट इज पेइंग यू मनी, दे कैन यूटिलाइज यू फॉर एनी वर्क। ओके। ठीक है। दिस इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट। हाँ। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है छोड़ो यार नौकरी, बहुत लोग कतार में खड़े हैं ज्वाइन करने के लिए। और प्राइवेट में तो वैसे ही बहुत आसान है, हाँ। आप छोड़ के जाओ, कोई दूसरा आ जाएगा। ठीक है। या आप अगर प्राइवेट सेटअप है, आप यू आस्क योर बॉस फॉर अ रेज। राइट राइट। एंड जैसे पहले होता था, लोग लोन दे देते थे, कंपनीज फ़ोन के पीछे पड़े रहेंगे, दिन भर में 10 कॉल आती है आपको कि लोन ले लो, लोन ले लो। एंड कई लोग ऐसे डिफ़ॉल्टर होते हैं जो लोन लेते हैं फिर लोन देते नहीं हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो कुछ कुछ रिकवरी के लिए अपने एजेंट भेजती हैं, जो बाउंसर टाइप के लोग होते हैं, आपके घर आके बैठ जाएंगे, आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, ज़्यादातर फिजिकली कम ही करते हैं, बट वो बैठे रहते हैं, चिल्लाएंगे, हल्ला करेंगे कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ पे लोग सुने, और आपको थोड़ा सा अजीब फील होगा कि यार आके बेइज्जती कर रहे हैं मेरे। और इस तरह से मतलब उनके की ये स्ट्रेटजी होती है किस तरह से हम करके अपना लोन वहाँ से निकाल सकते हैं, वापस कर सकते हैं। तो ये क्या पूरा केस है? क्या इसमें भी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, या ये उनके पास राइट है कि इनके अगर पास कोई राइट नहीं, दिस इज इलीगल। तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो? एब्सोल्युटली। Okay. मतलब देखिए, मतलब कानूनी तरीका ये नहीं है कि आप किसी को रिकवरी एजेंट के नाम पे, किसी जो बंदा अपेरेंटली गुंडा मवाली टाइप है या जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, हाँ। वो आपके घर पे आके नहीं बैठ सकता है, एंड ही कैन नॉट काइंड ऑफ टॉर्चर यू फिजिकली और मेंटली और मेक यू फील अनकंफर्टेबल। सी देयर आर नॉर्मल प्रोसेसेस। अगर वो बंदा अगर अपना लोन नहीं पे कर रहा है, बैंक को रिकवरी सूट डालना चाहिए कोर्ट में। बहुत, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पैनल पे हूँ, रिकवरी सूट डाले जाते हैं। आप उस बंदे इंडिविजुअल के खिलाफ केस करो, आप कानून की जो प्रोसीजर है उससे उस तरीके से अपना पैसा रिकवरी करवाइए। अगर मान लीजिए किसी को ऐसे रिकवरी एजेंट को आना भी है घर पे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक, और ये उस जो जिस बंदे ने लोन ले रखा है कस्टमर, उसके लिए भी कन्वीनियंट है, क्योंकि वो जो भी बैंक की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उस बंदे के घर पे रहते हुए कर सकता है, बट दैट पर्सन कैन नॉट मेक यू फील अनकंफर्टेबल। वो वहाँ पे कुछ गुंडागर्दी या बदमाशी इस टाइप की हरकतें नहीं कर सकता। ठीक है। अगर वो सिंपल रिकवरी एजेंट है, दैट इज़ फाइन।
ट्रैफिक के रिलेटेड अगर इश्यूज से मैं बात करूं आपको कि चालान जैसे आजकल होते हैं 10-10 हज़ार के चालान है, 20 हज़ार के चालान है, वो आपको भरने को कहा जाता है, तो अगर आप चालान नहीं पे करते हो तो क्या होता है? देखिए प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है। न्यूज़ आती है, मैंने कुछ ही दिन पहले पढ़ी थी शायद, गवर्नमेंट को हज़ारों करोड़ का नुकसान होता है इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि लोग चालान भरते नहीं हैं। राइट, ठीक है, लेकिन प्लीज़ भरना चाहिए एज गुड सिटीजन्स ऑफ द नेशन। अगर चालान आपका गलत तरीके से नहीं काटा गया है तो राइट, कई बार होता है कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, आपने रेड लाइट जंप करी, आपने जो अगर लॉ का वायलेशन किया है, एक्चुअली आपको देखा जाए तो बहुत सस्ते में छोड़ा जा रहा है। ओके, ठीक है, मतलब आपका ना लाइसेंस जब्त हो रहा है अभी पहले की तरह, ना आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वहाँ से अपना कई बार व्हीकल्स इम्पाउंड राइट, राइट, जो हो जाने लायक ऑफेंसेस होते हैं वो अगर आपका नहीं हो रहा है। हाँ, मान लीजिए आपने कोई रेड लाइट जंप करी, आपने कहीं गलत जगह पार्क करी, वहाँ पे अगर आपका मान लीजिए 100-200 रुपये, 500 रुपये से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं होता है चालान, ठीक अगर है, उतना तक कर रहे हैं तो बहुत सस्ते में आपको छोड़ रहे हैं। ठीक है, और आपको आपके घर से इंटरनेट पे आप मोबाइल से चालान पे कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द मैटर। ठीक है, ठीक है, हाँ अगर बड़े भारी चालान हैं 10-20 हज़ार रुपये के तो वो पे करने में कष्ट फील हो सकता है, बट मतलब देन यू शुड चैलेंज इट। राइट। एक और ऑप्शन होता है, लोक अदालत भी लगती है, हाँ, राइट। करेक्ट। उसमें क्या है, जैसे मैं ड्राइवर से बात कर रहा था तो उसने बहुत शान से बताया कि मेरे को 25,000 रुपए के मेरे इस पे गाड़ी पे चालान है। तो मैंने एक कहा ही चालान है, कई सारे नहीं, मिला के कई सारे हैं, बहुत सारे उसके मल्टीपल थे, और कोई इंटरेस्ट वगैरह तो लगता नहीं है। और आई थिंक ये कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक आप ऑनलाइन कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तो फिर वो अदालत में चला जाएगा, ऐसा बोलते हैं लैंग्वेज में। तो वो बता रहा था कि उसके जो मोस्टली चालान्स हैं वही 2-2 हज़ार वाले, 10,000 का भी एक था शायद, किसी चीज़ का उसका कटा था। तो ऐसे कह रहा था कि कई सारे मेरे चालान हो चुके हैं, अब मैं लोक अदालत में जाऊंगा, से 2,500-3 हज़ार रुपये में सेटल कर लूँगा। तो ये भी शायद ऑप्शन गवर्नमेंट देती है। ऑप्शन नहीं, मतलब एक्चुअली लोक अदालत में वो केसेस आते हैं जो हाँ, जो बहुत छोटे नेचर के होते हैं। हाँ ठीक भाई, है, रेड लाइट जंप कर दिया, ये हाँ सारी चीज़ों पे। बहुत छोटे नेचर के, जिससे क्योंकि देश भर में लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। हाँ, तो ये होता है कि कुछ तो मिल जाए। छोटे केसेस को जल्दी से निपटाया जाए। राइट, राइट, राइट। कंज्यूमर राइट्स की थोड़ी यहाँ पे बात करते हैं। Please. जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और शॉप वाले ने पॉलिसी लगा दी कि नो एक्सचेंज नो रिटर्न, तो इसके लिए क्या हमारे पास राइट होते हैं? देखिए, नो एक्सचेंज नो रिटर्न आप ऐसे लगाना ठीक बात नहीं है। और अगर नो एक्सचेंज नो रिटर्न, मतलब ये ना थोड़ा सब्जेक्टिव है। मान लीजिए आपने आटा खरीद रहे हैं आप, 1 किलो के आटे का पैकेट है फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता कितने किलो का, मिनिमम ख्याल से 5 किलो का आता होगा शायद। अगर मान लीजिए आप 1 किलो का है और उसमें आपने खोल के, या जैसे वो भी तो होता है खुला हुआ जो गेहूं वगैरह पड़ा होता है। राइट, राइट, डीमार्ट में भी मिलता है वैसे। हाँ, राइट, राइट। तो अब मान लीजिए उसमें वो ऐसा एक पतीला टाइप सा होता है जिससे आपको दिख रहा है कि क्या डाला जा रहा है। हाँ, ठीक है, तो वो जो आप ले रहे हैं, अगर मान लीजिए उसमें नो एक्सचेंज नो रिटर्न लिखा तो वो ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो आप अपनी आंखों से देख करके उसे खरीद रहे हैं। ठीक है। और आप 2 दिन बाद आते हैं कहते हैं कि नहीं ये आटा या ये चावल ये तो खराब है, तो वो बात गलत है आपकी। क्योंकि शॉपकीपर किस किस चीज़ पे ध्यान रखेगा, उसको वो ओवरबर्डन हो रहा है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका गिटार है, राइट, इसमें आप नो एक्सचेंज नो रिटर्न ये कहना गलत है। ठीक है, बिकॉज गिटार, आई मीन आई डोंट नो सो मच अबाउट गिटार्स, ठीक है, बट लेट अस से देयर सम कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जिसका आपको, आप उस शॉप पे खड़े रह करके उसकी सारी टेक्निकलिटीज़ को या उसके सारे फीचर्स को आप चेक नहीं कर सकते। उसके सारे फीचर्स को चेक करने में आपको लगेंगे 2-3 घंटे। तो जब तक आप उसे अपने घर आके टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आप उसे कैसे सेटिस्फाई आप हो सकते हैं कि ये सही है या गलत है। मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा फॉर एग्जांपल, दिस शुड बी अ क्लासिकल एग्जांपल, एंड दैट मोबाइल इज डिफेक्टिव, उसमें नो एक्सचेंज नो रिटर्न इज नॉट लीगल, इट इज़ नॉट लीगली वैलिड। ठीक है, कंपनी को वो एक्सचेंज करना पड़ेगा। आप कितने ही पोस्टर लगा लो नो एक्सचेंज नो रिटर्न, यू आर बाउंड टू रिटर्न इट। अगर आप नहीं रिटर्न करते हैं, डेफिनेटली द इंडिविजुअल कैन गो टू द कंज्यूमर फोरम। हम इस समय भी कुछ केसेस डाल रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट में, 3-4 केसेस हम खिलाफ डालने वाले हैं अभी। वो उनका मोबाइल ऐप में लिखा हुआ है कि सुबह मॉर्निंग का टाइम है डिलीवरी, मिल्क डिलीवरी का 5 AM to 7:30 AM। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ मेरे घर के बाहर रोज़ कभी 4:17 पे दूध के पैकेट डाल के जा रहा है, कभी 4:23 पे, एवरी डे बिफोर 5 AM। और मैंने उसमें वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है कि आपको घंटी बजानी पड़ेगी जब आप दूध का पैकेट डिलीवर करके जा रहे हैं। ना कोई घंटी बजा रहा है, आई नो मैं उठ जाता हूँ घंटी बजाने से, लेकिन वो घंटी भी नहीं बजा रहे, 5 बजे से पहले भी डाल के जा रहे हैं। तो अब गर्मी इतनी है कि वो घर के बाहर पड़े पड़े वो दूध फट जाता है। राइट, राइट, जब तक मैं उसे 6:30-7 बजे घर के अंदर लेके आता हूँ। सो इट इज़ कॉजिंग डिफिकल्टीज टू अस, सो वी कैन गो टू दी
कंज्यूमर फोरम फॉर दिस। इसी तरीके से ये नो एक्सचेंज नो रिटर्न लगा देने से अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो आप उसे डेफिनेटली रिप्लेस करवा सकते हैं, नहीं तो यू कैन गो टू कंज्यूमर फोरम, और कंज्यूमर फोरम में आपको अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है। जैसे कि अभी एक रिसेंटली केस हुआ था, उसमें 130 रुपये कुछ का ऑर्डर था मोमोज डिलीवर करने का, तो उसको डिलीवर नहीं किया गया, 60,000 रुपये का कॉम्पेंसेशन मिला उसे कंज्यूमर फोरम से। 10,000 आई थिंक वॉज फॉर, पता नहीं, फॉर मेंटल एगनी एंड 50,000 फॉर डिफेक्टिव सर्विसेज, कुछ ऐसे टाइप का। ठीक है, सो हम इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ गए हैं। सो कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो आप शेयर करना चाहते हो? नहीं देखिए, मैं तो मिलिट्री मैटर्स की बात कर सकता हूँ। हमारा जो NPS का इशू है, दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हमने काफ़ी बात की थी अपने पिछले एपिसोड में। तो बट इसमें आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि जो लॉयर्स होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट लॉयर्स, उनको सिर्फ किसी भी बात पे लड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ 2+2 = 4, तो इस बात पे आपको विवाद नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज यू आर अ गवर्नमेंट लॉयर। ठीक है, इसमें आपके पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं। राइट। एक तो अगर आपके पास थोड़ी सी सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम हो या थोड़ा सा अगर करेज हो, तो आप कोर्ट में इस बात को एडमिट भी कर सकते हैं कि माय लॉर्ड्स, जो बात कह रहा है ना पेटिशनर, वो बात सही है, लेकिन हमें मेरे पास कुछ मतलब पॉलिसी डज नॉट परमिट फॉर रिलीफ टू बी ग्रांटेड टू देम। देयर आर अदर वेज, इंस्टेड ऑफ जस्ट फाइटिंग कि आप काले को कहें कि ये काला रंग नहीं है, और अगर आपके पास थोड़ा सा ज़मीर है तो आप रिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। मैं भी बहुत अच्छी खासी, आई वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी अ सीनियर पैनल काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट। लेकिन वो मुझे उसमें ऐसे टाइप के केसेस में लगा रहे थे, डिसेबिलिटी पेंशन केसेस में। किसी फौजी को उसका, मान लीजिए, ही सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल एलिमेंट्स, वो AFT में केस जीत के आ रहा है। केस का AFT ने डिसीजन दिया 2019 में, उसके खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया इज फाइलिंग अ रिट पिटिशन इन द दिल्ली हाई कोर्ट आफ्टर 5 years इन दिल्ली हाई कोर्ट, और वो केस मुझे असाइन कर रहे हैं। तो मैंने कहा सॉरी, मैं ऐसे केसेस नहीं लड़ूंगा फौजियों के खिलाफ, मैंने उससे रिजाइन कर दिया। ठीक है। तो अब उसमें अच्छी खासी फीस बनती है, ठीक है। फॉर 1 appearance आई वॉज बीइंग पेड ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ एक बार कोर्ट में जाके पेश होने के लिए, ठीक है। हालांकि उस 10,000 रुपये के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फाइल बनाना, ड्राफ्ट करना, आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, उसमें एफर्ट लगता है अपनी पूरी टीम का, लेकिन फिर भी मतलब इट इज़ अ गुड अर्निंग। बट अगर आपको सरकार इस तरीके के गलत केसेस मार्क कर रही है, राइट, तो या तो आप उस केस से अपने आप को रेक्यूज कराएं, बोले कि सॉरी मैं इस केस में मार्क नहीं होना चाहता हूँ, राइट। हाँ, या फिर आप रिजाइन करें अगर आपको सारे ऐसे गलत टाइप के केसेस मार्क किए जा रहे हैं। दिस इज़ वन थिंग विच आई वुड लाइक टू से ऑब्वियसली। सेकेंडली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे जवानों के बारे में देशवासियों को सोचना चाहिए, ठीक है। वो बहुत मेहनत करते हैं, उन पे बहुत वो बंदिशों के अंदर रहते हैं, राइट। हाँ, उनके बहुत सारे राइट्स कर्टेल्ड होते हैं, फंडामेंटल राइट्स बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रैक्टिकली उनके पास राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लिबर्टी वगैरह, प्रैक्टिकली उनके पास कुछ बचता नहीं है। हाँ, आई ऑल्सो वंडर कि अगर कोई जवान है उसको इनकम टैक्स क्यों देना चाहिए, मुझे बात समझ नहीं आती। इनकम टैक्स का क्या पर्पज़ होता है? वो ये है कि जो मेरी सैलरी है उससे गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी, राइट। बस सेवा, रेलवेज, हॉस्पिटल, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ, 360 दिन में से अग्निवीरों की बात लेते हैं, 365 दिन का एक साल है, ठीक है। उसमें से उस अग्निवीर को 30 दिन की छुट्टी लागू है। 335 दिन वो कोई पब्लिक सर्विस को यूज़ ही नहीं कर सकता, ठीक है। कम से कम 90% सर्विसेज को यूज़ ही नहीं कर सकता। जो आप पब्लिक रोड्स, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आप मेरी तनख्वाह से इनकम टैक्स काट करके वो रोड बनवा रहे हैं, वो रोड को मैं यूज़ कर ही नहीं सकता चाह के भी, क्योंकि मैं उस गैरिसन के अंदर, उस आर्मी कैंपस के अंदर मैं बाउंड हूँ, राइट। मैं उस आर्मी कैंपस से ही नहीं बाहर निकल सकता। तो मेरे लिए तो वो पैसा यूज़ हो ही नहीं रहा है। कम से कम इनकम टैक्स का स्लैब कम होना चाहिए फौजियों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ही उन्हें एग्जाम्प्ट कर दो, वो भी छुट्टियों में कुछ सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज यूज़ कर रही हैं, या वो कम से कम आर्मी का कैंपस ही यूज़ कर रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जो स्लैब है वो मेरे ख्याल से, तो मान लीजिए अगर नॉर्मल पर्सन का 10, 20, 30% के स्लैब्स होते हैं, तो इनके उससे मे बी 1/4, 1/5 इनसे इनकम टैक्स लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। जवानों से, स्पेशली जवानों से, ऑफिसर्स से भी कम होना चाहिए, बट जवानों से स्पेशली। वो बहुत सारी फैसिलिटीज, दे कैन नॉट यूज पब्लिक हॉस्पिटल्स, प्रैक्टिकली स्पीकिंग,
ठीक है क्योंकि जो फौजी बंदा है आर्मी वो हॉस्पिटल फौजी हॉस्पिटल में ही जाएगा। Right. क्योंकि अगर मान लीजिए वो सिविल हॉस्पिटल में चला भी जाता है, देखिए इमरजेंसी की बात अलग है, इमरजेंसी में तो कोई भी आप पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं पे भी घुस जाएंगे। राइट राइट मान लीजिए हार्ट अटैक आ रहा है, टांग कट गई, एक्सीडेंट हो गया वगैरह वगैरह। हाँ। लेकिन जो नॉर्मल बीमारियां हैं, अगर मान लीजिए आप छुट्टी पे हैं और कोई फौजी बंदा है वो छुट्टी पे है, उसको अपना मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया, उसे फ्रैक्चर बंधवाने जाना है, ठीक है, प्लास्टर करवाने जाना है, सो ही शुड बी गोइंग टू अ फौजी हॉस्पिटल। क्योंकि अगर वो सिविल हॉस्पिटल में जाएगा, फिर जब वो अपने फौज में जाकर रिपोर्ट करेगा तो उस बात को मान्यता नहीं दी जाएगी। वो पूछेंगे कि आप फौजी हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए। ओके ठीक है। तो वो सिविल हॉस्पिटल को 90% टाइम्स यूज ही नहीं कर सकता है, तो वो सिविल हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो क्यों पैसा देना चाहिए। ठीक है, सो मोर एयरपोर्ट्स ही कैन नॉट यूज देम बिल्कुल 90% of the times. And why should he be paying income tax at the same slab which a civilian is paying? बाकी लोग जो भी पुलिस वाले हैं या यूनिफॉर्म सर्विसेज के, सॉरी, और यूनिफॉर्म सर्विसेज भी इसमें कवर होती हैं जो अपने गैरिसन से बाहर नहीं निकल सकते, जैसे कि BSF, CISF, CRPF वगैरह वगैरह। लेकिन जो एक सिविलियन, आप स्वतंत्र हैं, आप जहाँ चाहें, आप चाहें यहाँ से आज ही की डेट में मुंबई चले जाएं, राइट, कहीं पे भी आप चले जाएं, यू कैन यूज वट एवर पब्लिक एमिनिटीज यू वांट टू यूज, बट फौजीज कैन नॉट यूज। सो मेरे हिसाब से इनके लिए, इसमें आनंद रंगनाथन जी ने कुछ दिन पहले कहीं पे शायद ट्विटर में कहीं पे लिखा था कि वाई दे शुड बी टैक्स्ड। हाँ, इसमें काफ़ी मोमेंटम है इस बात के लिए कि फौजियों का टैक्स जो है काफ़ी हद तक माफ़ होना चाहिए। हाँ, हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं, दे आर ऑब्वियसली द बेस्ट एंड द मोस्ट एलीट फोर्सेज ऑफ द नेशन, ऑब्वियसली हेड्स एंड शोल्डर्स अबव एनीवन एल्स, अबव ऑल अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो उनके लिए कुछ जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, कुछ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो उनको प्रोवाइड करी जानी चाहिए। और मेरी सरकार से दरख्वास्त है हाथ जोड़ करके कि फ़ौजियों के खिलाफ जो अंधाधुंध लिटिगेशन है वो नहीं होना चाहिए। मतलब मेरिटोरियस केसेस में तो आप अपील कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप हर एक केस में किसी को भी डिसेबिलिटी पेंशन अलाउ हो रही है, आप उसके खिलाफ अब चैलेंज कर रहे हैं उसको, राइट अप टिल सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत बार कह चुकी है कि आप डोंट जस्ट ब्लाइंडली अपील इन एवरी केस, यू शुड pick out cases which deserve to be appealed against. You should frame policies as to which cases you will be appealing against and which cases you will be refraining yourself from appealing. Okay. ठीक है, फौजियों के खिलाफ वो बेचारा आपका बंदा है यार, उसने आपकी सेवा करी है, आपकी नौकरी करी है देश के लिए, उसने अपनी जान को दाव पे लगाया है 15 साल 20 साल तक, तो आप उसके खिलाफ इतनी ज़्यादा लिटिगेशन ना करें। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। राइट, सो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहते हो? नहीं, मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप इस जो खासतौर से जो लास्ट की बातें थी हमारे फौजियों के हित के लिए, उसको आप हर एक फौजी व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए और हर एक एक्चुअली सिटीजन तक भी पहुँचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, तो मेरा काम यही है कि जो भी डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं वो सामने आएँ और इस प्लेटफॉर्म का आके यूज़ करें, और जो भी मेरी ऑडियंस है उसके सामने अपनी साइड को रख सके। मेरा काम है क्वेश्चन पूछना, आपका काम है उस चीज़ को रिप्लाई करना कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या चीज़ें आप फॉलो करते हो, क्या हमारे राइट्स हो सकते हैं आपके केस में, जैसे हमने बात की। तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये मैं लोगों के सामने लाऊँ एक नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल हम जैसे हम IT फील्ड से हैं, मेरे फ्रेंड्स सारे, तो हमें नहीं पता ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब आप बातें करते हो उस तरह की, तो हम इसमें डेफिनेटली रील्स एंड शॉर्ट्स इसके बना सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान जो मोबाइल पे रील एंड शॉर्ट्स देख रहा है, उसके सामने जब ये सारी चीज़ें आएंगी उन्हें लगेगा कि हाँ ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये सर्कुलेट करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। मे बी किसी का भाई हो सकता है आर्मी में हो, किसी की बहन हो सकती है, तो वो जब शेयर करना शुरू करेंगे एक दूसरे के साथ कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और हम इस तरह के केसेस को, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है कि हाँ आर्मी के केस में ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे ही सारे फील्ड्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सामने लाना और लोगों के साथ शेयर करना, यही हम लोग का काम है जो सारे पॉडकास्टर्स कर रहे हैं। और जब प्रॉब्लम सामने आएगी तभी उसका सॉल्यूशन आएगा, और जब तक प्रॉब्लम को बड़ा नहीं बनाएंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो बड़ा बनने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म पे लोग जाएं, वहाँ पे बातें करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में शेयर होगा तो डेफिनेटली वो चीज़ लाइमलाइट में आएगी। और जब कोई प्रॉब्लम बड़ी बनती है तो फिर उसके बारे में लोग सोचना भी शुरू कर देते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। सो ये हम लोग की कोशिश रहती है, चाहे हेल्थ हो, फिटनेस हो, या किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, या किसी भी फील्ड की बातें हों, वो सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए और उस पर कुछ एक्शन लिया जाए। तो ये हमारा काम है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। सो यही था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपकी कोई भी क्वेरी होगी इस
टॉपिक से रिलेटेड, लीगल चीज़ों से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या हम दोनों को किसी को भी आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। सर की टीम या मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी उस चीज़ का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।